हेलो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिन रिएक्शंस को कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो फैक्टर डिस्कस किया था वो स्ट्रक्चर था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसी के बेसिस पर 99% केसेस में हम SN1 और SN2 डिसाइड करते हैं। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हमें सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में ये डाउट था कि वो SN1 शो करेगा या SN2 करेगा, तो हम सेकेंड फैक्टर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर वो वाला डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सेकेंड फैक्टर हम लेके आ रहे हैं सॉल्वेंट। और यदि सॉल्वेंट की बात करें तो अलग अलग मैकेनिज्म में अलग अलग इफेक्ट होता है सॉल्वेंट का। सबसे पहले यदि हम SN1 की बात करें तो लिखा हुआ है इन SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन। फेवर्स लिखने का मतलब रिएक्शन को बेटर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनर्ट सॉल्वेंट मतलब पोलर एप्रोटिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट लेकर भी SN1 कर सकते हैं। लेकिन यदि हम SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो रिएक्शन और बेटर हो जाता है। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है तो हमने ये GOC में डिस्कस किया था। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट जिसमें होता है एक्टिव H, एसिडिक H, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड रहे कौन, H रहे। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात होती है, इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये वाला सॉल्वेंट कैन फॉर्म H बॉन्ड, कैन फॉर्म H बॉन्ड। और इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमने जो टर्म पढ़ा था दैट वाज सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब होता है स्टेबलाइजेशन बाय सॉल्वेंट, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल H2O, ROH, NH3R, COH, फिनॉल, हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस H अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव होना ज़रूरी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब यदि मैं बात करूं कि ये SN1 को कैसे फेवर करेगा, SN1 कैसे इसमें बेटर हो जाता है, तो यदि मैं बात करूं तो SN1 मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट बना था वो क्या बना था, कार्बोकैटाइन। अब यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर कोई भी आयन बनता है, सपोज कार्बोकैटाइन मैंने बनाया, तो किस तरीके से सॉल्वेशन होता था, तो हम ऐसे लिखते थे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड यदि H है तो इसका मतलब ये हुआ कि H पर है डेल्टा प्लस और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है डेल्टा माइनस। अब ये पोलर मॉलिक्यूल हुआ ना, इसका एक मॉलिक्यूल यदि लिखूं तो ऐसा होगा ना कि एक साइड तो प्लस वाला पार्ट रहेगा और एक साइड जो रहेगा माइनस वाला पार्ट रहेगा, डाइपोल है ये। अब यदि ऐसे सॉल्वेंट के अंदर कार्बोकैटाइन आया तो क्या होगा, अपोजिट चार्जेस वाला एंड इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। और किसी भी टाइप के अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होता है, किसी भी टाइप का अट्रैक्शन कहलाता है बॉन्ड। और यदि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और यदि कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो ये हम पहले सेकेंड वीडियो में हमने देखा था, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि रिएक्टिविटी इन SN1 मैकेनिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटाइन फॉर्म। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, ड्यू टू सॉल्वेशन मेक्स द कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल, इसलिए ये SN1 को और बेटर कर देता है। अब यदि मैं बात करूं तो क्या केवल कार्बोकैटाइन को स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर वर्क करता है, तो नहीं। अब यदि मैं बात करूं तो देखो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है कि लीविंग ग्रुप जो है, लीविंग ग्रुप R से अलग होगा, R और लीविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा, तो ग्राफ के पीक पॉइंट पे बनता है क्या, ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो मैंने यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट बनाकर बताया डॉटेड लाइन, ये क्या है ट्रांजिशन स्टेट, ये बनेगा पीक पॉइंट पर, ये ग्राफ का पीक डिसाइड करता है, ठीक है ना। अब RX तो दोनों ही केस में सेम है, यहाँ पर तो सॉल्वेशन ना के बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा तो डेवलप होने वाले चार्ज का अमाउंट बढ़ने लगेगा, तो इसका सॉल्वेशन होगा। अब चूंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो सॉल्वेशन होगा, सॉल्वेशन होगा तो यहाँ का TS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में TS कैसा बनेगा, मोर स्टेबल। जबकि इनर्ट सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्वेशन नहीं होता तो TS को तो ट्रांजिशन स्टेट को तो कोई स्टेबलाइज नहीं करेगा, मतलब जो एनर्जी बैरियर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एनर्जी बैरियर होता है कम, ठीक है ना। तो यदि हम ग्राफ बनाकर देख ही लेते हैं, तो यदि मैं इनके लिए ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन मिलेगा तुम्हें। क्या हुआ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का कार्बोकैटाइन और पोलर एप्रोटिक या नॉन पोलर या इनर्ट सॉल्वेंट का कार्बोकैटाइन, दोनों में एनर्जी में क्या डिफरेंस, कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो कार्बोकैटाइन बना है दैट इज मोर स्टेबल, क्योंकि एनर्जी वाली लाइन पर उसका हाइट कम है, एक बात। दूसरी बात, यदि मैं यहाँ पर बनने वाले TS की बात करूँ, यहाँ पर जो TS बनेगा तो देखो TS का स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने पर TS का स्टेबिलिटी ज़्यादा है।
तो ओवरऑल SN1 रिएक्शन पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या असर पड़ता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म के ग्राफ को बहुत छोटा कर देगा, मतलब एनर्जी बैरियर को बहुत कम कर देगा, और जो भी फैक्टर एनर्जी बैरियर को कम करेगा वो उस रिएक्शन को फेवर करेगा। इसलिए हमने लिखा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 मैकेनिज्म। क्लियर है बात? तो SN2 में चलते हैं, और SN2 की यदि हम बात करें तो हमने लिखा SN2 में इनर्ट सॉल्वेंट्स आर यूज्ड। और इनर्ट सॉल्वेंट देखो हमने GOC में पहले ही बोला हुआ है, इनर्ट सॉल्वेंट दो टाइप का होता है। इनर्ट सॉल्वेंट होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। जिनमें एक्टिव एच नहीं होता वो सारे के सारे इनर्ट होते हैं, सीधी बात ये है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे लाइक ईथर है, CCl4 है, CS2 है। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो हमने लिखे हैं। देखो क्या लिखा है, DMSO और DMF, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे सिलेबस में। DMSO का मतलब है डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड, और यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस तो है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड H नहीं है, मतलब ये एक्टिव H नहीं है। और यदि एक्टिव H नहीं है तो ये पोलर प्रोटिक नहीं है, और पोलर प्रोटिक नहीं है मतलब क्या हुए, इनर्ट सॉल्वेंट हुए। ऐसे DMF देखो, डाइमेथाइल फॉर्मेमाइड है ये, और ये स्ट्रक्चर है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर डायरेक्टली अटैच्ड H नहीं है, मतलब ये कैसा सॉल्वेंट होगा, इनर्ट सॉल्वेंट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, इनर्ट सॉल्वेंट्स आर यूज्ड। हमने फेवरेबल और अनफेवरेबल नहीं लिखा, ऐसा क्यों? ठीक, तो जरा ध्यान से ग्राफ पे बात करते हैं अपन। देखो, यदि मैं SN2 मैकेनिज्म की बात करूं, ग्राफ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। SN2 मैकेनिज्म की यदि मैं बात करूं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में TS का हाइट लगभग बराबर ही है। TS का हाइट चेंज नहीं हुआ, प्रोडक्ट में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। फर्क किस में आया? स्टार्टिंग में जो डिफरेंस आया उसके कारण देखो क्या है। स्टार्टिंग में जो डिफरेंस आया उसके कारण पोलर प्रोटिक में जो एनर्जी बैरियर बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। पोलर एप्रोटिक मतलब इनर्ट सॉल्वेंट में जो बैरियर बनेगा वो बनेगा छोटा। अब ऐसा क्यों? स्टार्टिंग मटेरियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो यदि आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का नेचर है आयंस को स्टेबलाइज करना, और न्यूक्लियोफाइल एक आयन होता है SN2 मैकेनिज्म में। अब यदि हमने न्यूक्लियोफाइल लिया और यदि हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 मैकेनिज्म में यूज़ किया तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज करेगा, और यदि न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज हो गया तो ये कार्बन पर अटैक नहीं करेगा, और कार्बन पर यदि अटैक नहीं करेगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने पर न्यूक्लियोफाइल का स्टेबिलिटी बढ़ गया तो उसने कंपाउंड पर अटैक नहीं किया, इसलिए एनर्जी बैरियर ज़्यादा है। और इनर्ट सॉल्वेंट लेने पर सॉल्वेशन नहीं होगा, और यदि सॉल्वेशन नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज नहीं होगा, और यदि न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज नहीं होगा तो कंपाउंड पर अटैक जल्दी होगा और रिएक्शन जल्दी प्रोसीड करेगा, इसलिए एनर्जी बैरियर यहाँ पर लिखा हुआ है कम। तो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यदि हमने SN2 मैकेनिज्म में लिया तो क्लियर हुआ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 मैकेनिज्म को और डिफिकल्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज कर देगा ना, और न्यूक्लियोफाइल RDS का पार्ट होता है SN2 मैकेनिज्म में, ठीक है ना। अब यदि मैं डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स की यदि मैं बात करूं तो अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट लिखे हुए हैं, उनका पोलरिटी लिखा हुआ है। जैसे वाटर है बेस्ट सॉल्वेंट हमारे सिलेबस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वाटर यूज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोलरिटी लिखा हुआ है कि वाटर का 78 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और मोस्ट पोलर है हमारे सिलेबस के हिसाब से। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं लिस्ट में, यहाँ पर पोलरिटी कम हो रहा है, और हम बहुत हद तक किसी भी क्वेश्चन में यदि सॉल्वेंट दिया होता है तो हम पहचान जाते हैं कि SN1 होगा या SN2 होगा। तो हमें लास्ट वीडियो में एक डाउट था कि हम कैसे पहचानेंगे कि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड SN1 करेगा या SN2 करेगा। तो ये आंसर है, यदि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के साथ में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो SN1 करेगा, और यदि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के साथ में इनर्ट सॉल्वेंट हुआ, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अलावा कुछ हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि वह SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। क्लियर है? तो हमारा डाउट क्लियर हुआ। तो फिर हम और आगे चलते हैं, नेक्स्ट फैक्टर पर बात करते हैं। एंड थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग SN रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का होता है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हालांकि हम GOC में कंप्लीट कर चुके हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, फिर भी एक बार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, एक बार आप ज़रूर देखना। तो करते हैं बात SN1 रिएक्शन में। हमने क्या देखा था? हमने जब काइनेटिक्स देखा था तो हमने बोला था सिंगल ऑर्डर है ये, और रेट ओनली डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट।
हमने तभी ये बात बोल दी थी कि रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। हमने बोला था कि न्यूक्लियोफाइल वीक लें चाहे स्ट्रॉन्ग, हम न्यूक्लियोफाइल अमाउंट में कम लें या अमाउंट में लें ज़्यादा, SN1 रिएक्शन के रेट पर कभी भी कोई असर नहीं पड़ता न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ का। क्लियर है? तो ये सिंपल सा रिजल्ट था। तो SN1 में न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ का कोई असर नहीं पड़ता रेट पर। सिंपल से एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या लिया है, टर्शियरी RX लिया है और टर्शियरी RX पर मैं बोल रहा हूँ कि मैं SN1 ही करा रहा हूँ और मैं प्रोडक्ट लिखना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मुझे ये मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन है तो ये लीविंग ग्रुप है और टर्शियरी कार्बोकैटाइन बन रहा है, इसका मतलब SN1 तो होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लीविंग ग्रुप को हटाना है और न्यूक्लियोफाइल को लगाना है। जैसे मैं न्यूक्लियोफाइल लगाऊंगा आंसर बन जाएगा। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो OH के साथ एल्कोहल बना, जबकि इस रिएजेंट में हमारा ध्यान तो सारा का सारा AgNO3 पर था। OH कहाँ से आया, तो OH इस एक्वस के कारण आया। ये हमने एल्कीन वाले टॉपिक में फ्रांसिस के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, हमने बोला था कि यदि कंटेनर में R+ बना तो R+ बनने के बाद वो किस न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा जुड़ेगा। तो कॉमन सेंस बोलता है जिस न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट ज़्यादा रहेगा वही ज़्यादा अवेलेबल होगा और जो ज़्यादा अवेलेबल होगा वही R+ के साथ ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, वही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो हमने रिजल्ट लिखा था, द न्यूक्लियोफाइल विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेसिव अमाउंट ऑलवेज फॉर्म्स मेजर प्रोडक्ट, और सॉल्वेंट को हम हमेशा एक्सेसिव मानते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, हमने ये बोला था कि SN1 में रेट पर कोई असर नहीं पड़ता, प्रोडक्ट पर तो असर पड़ सकता है ना। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का रेट पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जो अमाउंट में ज़्यादा रहेगा उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे असर जरूर पड़ेगा। तो ये SN1 में इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ। फिर हम नेक्स्ट मैकेनिज्म पर चलें। हम SN2 मैकेनिज्म की यदि बात करें तो SN2 मैकेनिज्म में हमें मालूम है कि 2 का मतलब मॉलिक्युलरिटी वाज 2 और इसका मतलब रेट डिपेंड्स अपॉन बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज ऑन न्यूक्लियोफाइल। और यदि न्यूक्लियोफाइल पर रेट डिपेंड करेगा तो कॉमन सेंस बोलता है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन। यह भी हमने इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में भी देखा था। हमने बोला था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज हो गया, उसका स्ट्रेंथ कम हो गया, इसलिए उसने रिएक्शन को डिफ़िकल्ट बना दिया था। तो SN2 में जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे उतना बेटर SN2 रिएक्शन होता है। ठीक है कि नहीं? अब एक सिंपल से एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एग्जाम्पल में हमने CH3 और लीविंग ग्रुप लिया हुआ है और Cl- लिया है। हमें मालूम है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन है, लीविंग ग्रुप बनेगा और Cl- अटैक करेगा और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर नो रिएक्शन क्यों हुआ? भाई OH को हटाकर Cl तो हम लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जब मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करता हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में OH- इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Cl-। और ये कॉमन सेंस बोलता है कि एनी वीकर न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट सब्सटीट्यूट, कैन नॉट रिप्लेस एनी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम इट्स पोजीशन। ठीक है ना? तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कभी भी वीक न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को अपनी जगह से ना हटाएं। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? सपोज किसी रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म में वीकर न्यूक्लियोफाइल ने स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, तो होगा क्या? प्रोडक्ट में, कंटेनर में क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल का रिवर्स रिएक्शन इतना फास्ट होगा कि हमें प्रोडक्ट कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए हम कभी भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट नहीं करते। मतलब फाइनल रिजल्ट क्या है? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी वीकर न्यूक्लियोफाइल इन SN2 मैकेनिज्म। फिर लेकिन ऐसा लगता है कि हमने OH को Cl से कई बार हटाया है, तो यदि OH को हटाना है तो फिर आइडिया क्या था? आइडिया होता है ये कि पहले मुझे OH को बेटर लीविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का नहीं, हम H+ का रिएक्शन कराते हैं। जब H+ रिएक्ट करेगा तो प्रोटोनेशन होता है और बनता है क्या? ROH2+। एक बार ROH2+ बन गया, अब हम Cl- का रिएक्शन कराते हैं, किससे? ROH2+ से। अब जो निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो OH- नहीं, वो निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा H2O।
अब यदि मैं बात करूं कि Cl माइनस और H2 में से विच इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो Cl माइनस इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल। ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन Cl माइनस OH को डायरेक्ट अपनी जगह से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। क्लियर है ये बात। अब यदि मैं कुछ और न्यूक्लियोफाइल्स की स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं, तो हम कुछ बेसिक जो न्यूक्लियोफाइल हमारे सिलेबस में यूज़ होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और देखो लिखा हुआ है वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल कौन है, I माइनस है, HS माइनस है, RS माइनस है। गुड न्यूक्लियोफाइल, फेयर न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, सब लिखा हुआ है। अच्छा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले वीडियो का लिंक ज़रूर दे देंगे। एक बार मैं बोलकर रिकॉल कराता हूँ। हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए कुछ रूल्स लिखे थे। पहला रूल हमने ये लिखा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कब था? फर्स्ट हमने केस लिखा था जब हम अटैकिंग एटम को लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाने पर पाते हैं तब। सेकेंड केस था जब अटैकिंग एटम होता था सेम। सेकेंड रूल में हमने बोला था कि नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइन इज ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स कंजुगेट एसिड। थर्ड हमने रूल बोला था कि जब हम किसी ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तब न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। जब हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था तब हमने बोला था न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज, और इनर्ट सॉल्वेंट में हमने बोला था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज। तो एक बार न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हम ज़रूर बनाना सीख लेंगे, वाला वीडियो ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि यदि हमें वो वीडियो नहीं बनेगा, हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर नहीं बनेगा, तो हम फिर SN2 में आंसर कैसे कर पाएंगे कि रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं, और नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ये भी हम GOC में पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। और नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप हमने पहले ही बोला था कि SN1 हो चाहे SN2 हो, हर SN रिएक्शन में लिविंग ग्रुप हमेशा बेटर ही होना चाहिए, क्योंकि लिविंग ग्रुप जितनी जल्दी हटेगा, SN1 हो या SN2 हो, वो हमेशा हर बार जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो कैसे देखते हैं बेटर लिविंग ग्रुप? बेटर लिविंग ग्रुप देखने के 3 तरीके होते हैं। वीकर बॉन्ड बेटर लिविंग ग्रुप, वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड बेटर लिविंग ग्रुप। जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से हम लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बना सकते हैं। लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफिलिसिटी हमने एक ही वीडियो में बताया था पहले GOC में, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, एक बार ज़रूर देख लेना। हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ज़रूर यहाँ पर लेंगे, और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे। एग्जाम्पल नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, और नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप बताना है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, और हम किसी भी तरीके से बता सकते हैं। हम वीकर बॉन्ड देखकर बता सकते हैं साइज के बेसिस पर, या हम वीकर बेस देखकर बता सकते हैं, या हम कॉन्जुगेट एसिड बनाकर ये बोल सकते हैं कि जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो विद इंक्रीज इन साइज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर था वो ऑर्डर था ये, I माइनस वॉज बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। और द I माइनस बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर फिक्स था पूरे सिलेबस के लिए, हमने हमेशा इसको बड़ा इंपॉर्टेंट बोला। फिर SN1 हो या SN2, हमने पहले भी लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमेशा एल्काइल आयोडाइड्स, देन एल्काइल ब्रोमाइड्स, देन एल्काइल क्लोराइड्स, देन एल्काइल फ्लोराइड रहेगा, ठीक है ना। एक और अच्छा एग्जाम्पल हमने GOC में डिस्कस किया था एसिड डेरिवेटिव्स के केस में। और एसिड डेरिवेटिव्स में यदि बात करें तो लिविंग ग्रुप 4 टाइप के मिलते हैं। कौन कौन सा मिलेगा? Cl माइनस मिलेगा, RO माइनस मिलेगा, RCO माइनस मिलेगा, और NH2 माइनस मिलेगा। अब यदि मैं लिविंग ग्रुप की बात करूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बनाने के लिए हम कॉन्जुगेट एसिड बना लें। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता था Cl माइनस, फिर होता था लिविंग ग्रुप में RCO माइनस, और फिर उसके बाद होता था RO माइनस, और उसके बाद होता था NH2 माइनस। यदि आप डायरेक्ट ना लिख पाते हो तो एसिड बेस वाला वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि बिना एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ बताए मैं ऑर्डर तो नहीं लिख सकता। अभी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल यदि लिखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है एसिड क्लोराइड। ये 2 बार आ चुका है एग्जाम में। एसिड रिएक्शंस में एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उसके बाद आते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स, फिर उसके बाद आते हैं एसिड ईस्टर्स, और सबसे लास्ट में आते हैं कौन? एसिड एमाइड्स। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं, और नेक्स्ट फैक्टर है लास्ट नंबर 5 पर लिख रहे हैं हम स्टीरियोकेमिस्ट्री। और स्टीरियोकेमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो ये भी हम एल्कीन वाले टॉपिक में पहले पढ़ चुके हैं, और एक बार डिस्कस करते हैं, रिकॉल कराते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो देखो, मुझे मालूम है कि SN1 मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट बनता था वो क्या बनता था? कार्बोकैटाइन बनता था, कार्बोकैटाइन।
अब यदि कार्बोकैटाइन बनेगा तो कार्बोकैटाइन का हाइब्रिडाइजेशन अपन क्या बोलते थे, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 जनरली। sp2 का मतलब ये क्या रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा। और ट्राइगोनल प्लेनर यदि रहेगा तो हमने एल्कीन वाले टॉपिक में भी देखा था कि प्लेनर पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों साइड से बराबर होता है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल लेकर हम एल्कीन वाले टॉपिक को रिकॉल करते हैं। सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि लीविंग ग्रुप Br है और Cl माइनस का अटैक होना है, और मैं बोल रहा हूँ कि SN1 करा रहा हूँ मैं, ये चॉइस मैंने लिया हुआ है कि यदि मैं SN1 करा रहा हूँ तो इसकी बात। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लीविंग ग्रुप को हटाना पड़ेगा। लीविंग ग्रुप हटाया, मैंने कार्बोकैटाइन बना लिया। अब यदि ये कार्बोकैटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, तो हम बोलते थे कि प्लेनर पर जितना अटैक इस साइड से होगा न्यूक्लियोफाइल का, उतना ही अटैक इस साइड से भी कराना पड़ेगा। मतलब जितना प्रोडक्ट तो 50% यदि ये बनेगा तो 50% ये बनेगा। तो यदि मैंने यहाँ से Cl को अटैच किया तो ये बनेगा, ये कितना बना, 50% बना। और यदि मैंने Cl को इस साइड से अटैच किया तो 50% बनेगा ये। अब चूंकि ये कैरिल कार्बन बन रहा है तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, और मेरे लिखने का तरीका बाई चांस ऐसा है कि मैंने फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को जानबूझ के इनवर्ट द प्लेन लिखा है ताकि कॉन्फ़िगरेशन बनाना आसान हो। ये बनेगा नंबर 1, ये 2, ये 3, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है S। और यहाँ पर यदि कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो 1 2 3 हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है R। और R एंड S फॉर्म्स आर एनांशियोमर्स, और दी एनांशियोमर्स इक्वल अमाउंट में बनते हैं, तो इसको हमें क्या बोलना पड़ेगा, रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस इन SN1 रिएक्शन, ये लिखा हुआ मिलता है। क्लियर है बात। तो SN1 मैकेनिज्म में रेसिमिक मिक्सचर बनता है, क्यों, क्योंकि बनने वाला जो इंटरमीडिएट है वो प्लेनर है, और प्लेनर पर दोनों साइड से अटैक बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होगा, मतलब एनांशियोमर्स इक्वल अमाउंट में बनेंगे। अब यदि मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करूं, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखना। सपोज मैंने सेम रिएक्शन लिखा और सेम रिएक्शन में मैं अमाउंट बोलता हूं कि मैंने जो स्टार्टिंग मटेरियल है, सपोज मैंने यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है ना, 100 मॉलिक्यूल मैंने लिए। 100 मॉलिक्यूल में प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमने SN1 में ये बोला कि लीविंग ग्रुप हट जाएगा और कार्बोकैटाइन बनेगा, तब कोलिजन थ्योरी है, प्लस चार्ज न्यूक्लियोफाइल को कुछ मॉलिक्यूल में पहले ही अटैक कर देगा, कार्बोकैटाइन बनने के पहले। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि Cl माइनस अपोजिट साइड से पहले ही अटैक हो जाएगा। तो सपोज मान लो मैंने 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे हुए, 10 मॉलिक्यूल्स में अपोजिट साइड से अटैक हो गया, ठीक। अब अपोजिट साइड से अटैक होने से क्या होगा, तो जरा इस वाले एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। यहाँ पर Br था, यहाँ पर यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है R, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं 1 2 3। अब यदि सेम साइड से अटैक हुआ, तो यदि R से R कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का सेम रहना। इसका मतलब मैं इसको बोला करूँगा रिटेंशन है, ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर क्या हुआ, R से S हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन का बदल जाना। और यहाँ पर देखो, यदि लीविंग ग्रुप नीचे की साइड था तो Cl ऊपर की साइड से आया, मतलब अपोजिट साइड लगा, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सेम साइड लगा था। अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करता हूँ। 100 मॉलिक्यूल आपने स्टार्टिंग मटेरियल के लिए, सपोज 10 मॉलिक्यूल्स में कोलिजन पहले ही हो गया। अब पहले ही हो गया तो अपोजिट साइड से ही होगा, अपोजिट साइड से होगा, इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनेगा। और इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट 10 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि आपने 10 मॉलिक्यूल्स पे अटैक कराया। 10 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, S कॉन्फ़िगरेशन वाले बनेंगे। क्यों, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिया आपने स्टार्टिंग में R। अब जरा सोचो, 10 मॉलिक्यूल यदि S बना लिए तो रिमेनिंग कितने, 90 मॉलिक्यूल जो रिमेनिंग है, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कार्बोकैटाइन। अब कार्बोकैटाइन पर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर इक्वल अमाउंट बनेगा। मतलब 45 मॉलिक्यूल्स, मैं परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, 45 मॉलिक्यूल्स ये वाले बनेंगे, ये वाले बनने का मतलब S कॉन्फ़िगरेशन वाला बनेगा, और 45 मॉलिक्यूल्स दूसरे अटैक से बनेंगे, 45 मॉलिक्यूल्स R कॉन्फ़िगरेशन वाले बनेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखें तो यहाँ पर S का मतलब क्या है, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट, ये इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है और ये रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है,
ठीक है ना। अच्छा, परसेंटेज की यदि बात करूँ तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं लिखूंगा तो 50-50%। अब आप बोलोगे नहीं 45 बन रहा है, आपने 50 लिखा है, ध्यान दो ये 50% है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। भाई स्टार्टिंग मटेरियल से तो इक्वल अमाउंट बना है ना, इसलिए 50-50% बना है। तो यदि मैं बोलूँ कि टोटल इन्वर्जन प्रोडक्ट कितने बने, टोटल इन्वर्जन प्रोडक्ट बने कितने, 45 + 10, इसका मतलब कितने हो गए, 55 मॉलिक्यूल इन्वर्जन वाला बना। इसका मतलब क्या हुआ, क्या इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में बना, ओवरऑल नहीं। इसका मतलब प्रैक्टिकली होता ये है कि इन्वर्जन रिटेंशन से थोड़ा ज़्यादा होता है, रिटेंशन से थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब परफेक्ट रेसिमिक मिक्सचर SN1 मैकेनिज्म में नहीं बनता। और ऐसा क्यों हुआ, कोलिजन थ्योरी के कारण हुआ। कुछ कोलिजन कार्बोकैटाइन बनने के पहले हो गए, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन वाला पार्ट रिटेंशन वाले पार्ट से थोड़ा ज़्यादा बन गया। अच्छा, एल्किन वाले टॉपिक में हमने ये रिजल्ट भी लिखे थे और हम ये बोलते थे, तब भी हमने ये बोला था कि इफ एनी reagent attacks on any planar structure and one chiral carbon is formed, then R and S forms are formed in equal amounts। वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल वाला केस इसीलिए नहीं लिया था हमने, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वाले केस में हम परफेक्ट रेसिमिक मिक्सचर नहीं बना पाते, ठीक है ना। और ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन था, ट्रू फॉल्स में पूछा गया था ये। फिर ऑब्जर्वेशन थे वहाँ पर कि यदि केवल एक कैरिल कार्बन बनता है तो रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, और यदि एक कैरिल कार्बन स्टार्टिंग मटेरियल में पहले से रहे और प्रोडक्ट में एक और नया कैरिल कार्बन बन जाए, तब हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो एल्कीन वाले टॉपिक में हम ये रिवाइज भी कर सकते हैं। फिर SN2 मैकेनिज्म पे चलते हैं, और SN2 मैकेनिज्म में हमने लिखा है वॉल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। अब वॉल्डन साइंटिस्ट का नाम था। अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का रीज़न क्या है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का रीज़न है अपोजिट साइड से अटैक होना। भाई यदि मैं यहाँ पर इस कंपाउंड पर SN2 मैकेनिज्म करता हूँ, तो यहाँ पर ब्रोमीन क्या है, लिविंग ग्रुप, इस कार्बन पर डेल्टा प्लस, और अपोजिट साइड से यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटाना पड़ेगा। अब यदि अपोजिट साइड से अटैक होता है और यदि मैं इसका मैकेनिज्म लिखूं, तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इस मैकेनिज्म को यदि मैं ध्यान से देखूं, तो इस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, Cl- ने अपोजिट साइड से अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट किया और ये बना ट्रांजिशन स्टेट। लिविंग ग्रुप पे चार्ज बढ़ने लगा और Cl का चार्ज धीरे धीरे कम होने लगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बना। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ब्रोमीन निकल गया और कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऐसा, अरेंजमेंट हो गया ऐसा। अब स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन क्या था, तो यहाँ पर ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, और मैंने 4th प्रायोरिटी ग्रुप जानबूझ के इनवर्ट द प्लेन रखा है ताकि कॉन्फ़िगरेशन निकालना आसान रहे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है S, और यहाँ पर यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, और 4th प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इनवर्ट द प्लेन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है क्या, R। और S कॉन्फ़िगरेशन है तो R हो गया, R है तो S हो गया। वॉल्डन का ये ऑब्जर्वेशन था, R से S और S का R हो जाना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। तो इन्वर्जन में क्या होता है, अपोजिट साइड से अटैक होने के कारण कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। हम अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से इन्वर्जन स्टडी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं इनवर्ट द प्लेन, आउटवर्ट द प्लेन की बात करूं, अभी तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे वो ऑन द प्लेन में लिखे थे। जैसे यहाँ पर यदि SN2 करूँ तो देखो लिविंग ग्रुप कहाँ, इनवर्ट द प्लेन, तो न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करेगा, मतलब आउटवर्ड द प्लेन आएगा, तो यहाँ पर आउटवर्ड द प्लेन लिखा हुआ है, ये इन्वर्जन है ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूँ, तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा करता हूँ। इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन है, Cl, और न्यूक्लियोफाइल है OH। OH Cl के अपोजिट साइड से अटैक करेगा और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहलाता है वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक। तो ये सारे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN रिएक्शंस, ठीक। तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर आते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि किसी भी क्वेश्चन में हम कैसे पता लगाते हैं कि क्वेश्चन में हमें SN1 करना है कि हमें SN2 करना है, ठीक। तो हम थोड़ा रिकॉल कराते हैं और रिलेटिव फैक्टर्स की बात करते हैं, SN1 SN2 को कंपेयर करते हैं। अब देखो SN1 SN2 को मैंने लिखा हुआ है, जो फैक्टर्स थे वो ये, स्टार्टिंग मटेरियल कैसा था, SN2 में हम मिथाइल और प्राइमरी वाला बेटर है, सेकेंडरी वाला था लेकिन यदि इनर्ट सॉल्वेंट रहेगा तो सेकेंडरी वाला मैंने कहीं पे इंक्लूड नहीं किया, उसका आंसर मुझे पहले से मालूम है। SN1 कहाँ करते हैं, टर्शरी में करते हैं। न्यूक्लियोफाइल SN2 में स्ट्रॉन्ग लेते हैं, SN1 में वीक लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि SN2 के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिविंग ग्रुप दोनों ही में अच्छे हैं।
सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक लेते हैं SN1 में और इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं SN2 में। अब सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं कैसे पता करूं कि ये SN1 है कि SN2 है? तो मुझे हर चीज़ देखना पड़ता है। सबस्ट्रेट मैंने देखा तो सबस्ट्रेट कौन सा है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी में मुझे मालूम है कि यदि पोलर प्रोटिक लिया होता तो SN1 करता। यहाँ पर क्या लिया है? पोलर एप्रोटिक, मतलब इनर्ट सॉल्वेंट लिया है, और बस यहीं पर आंसर आ जाएगा कि मैकेनिज्म में क्या होगा? SN2 होगा। यदि मैं यहाँ पर H2O लिख दूँ तो आंसर बदल जाएगा कि आंसर हो जाएगा SN1। ठीक है ना? तो यदि प्राइमरी और मिथाइल है तो SN2 करना ही है, टर्शरी है तो मुझे SN1 ही करना है। सेकेंडरी में डाउट होता तो सेकेंडरी में लिखा हुआ है। सेकेंडरी में यदि इनर्ट सॉल्वेंट है तो हमने SN2 किया, और यदि सेकेंडरी में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते? हम SN1 कर रहे होते। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को हम याद रखकर बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।